नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध कथाकार मनु भंडारी की लिखी कहानी तीन निगाहों की एक तस्वीर। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। सहमे से हाथ से मैंने दरवाजे की कुंडी खटखटाई। एक बार भयभीत सी नज़र आसपास के घरों पर डाली। गली में उस समय अंधकार के साथ साथ नीरवता भी छाई हुई थी। सामने के घर की खिड़की पर गोदी में बच्चा लिए एक औरत खड़ी थी। वेशभूषा से एकदम गृहस्थिन लग रही थी। नहीं नहीं, ये मोहल्ला ऐसा वैसा नहीं हो सकता। कुछ अधिक विश्वास के साथ एक बार जोर से मैंने कुंडी खटखटाई। गली के लैंप पोस्ट का धीमा प्रकाश मकान के 23/8 नंबर पर सीधा पड़ रहा था। मकान तो यही है, पता नहीं अंदर क्या देखने को मिले। यही सोच रही थी कि दरवाज़ा खुला और एक बुढ़िया को सामने खड़ा पाया। उसके पान खाए होठों ने मन को यूं आक्रांत कर दिया कि मैं कुछ पूछना भूल गई। अवाक सी उसका मुंह ही देखती रह गई। दीवारों पर भी पान की पीक के दाग नजर आए। तो क्या माँ ठीक ही कह रही थी? किसको चाहती हो? तभी कानों से ये प्रश्न टकराया। मेरे होश लौटे। दर्शना देवी यहीं रहती हैं? मैं कानपुर से आई हूँ, मैंने हकलाते हुए कहा। नैना हो क्या? आओ आओ, ऊपर आओ। बीबी जी तो बस कल से तुम्हारा ही नाम रट रही हैं। उनके प्राण शायद तुम में ही अटके हैं। तुम आ गई, बहुत अच्छा किया। वह और भी जाने क्या क्या बोले जा रही थी, पर मैं बिना कुछ सुने यंत्रवत उसके पीछे खिंची चली जा रही थी। मेरे कान ऊपर की आहट लेने को सतर्क थे और नज़र इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी, पर न मुझे कुछ सुनाई दे रहा था न दिखाई। मुझे पूरी तरह इस बात का भी होश नहीं कि कब मैं छोटे से कमरे में एक मृत पाए रोगड़ी की सैया के समीप जा खड़ी हुई। बुढ़िया ने कहा, बीबी जी नैना आ गई। और जब पलंग पर लेटी उस कृशकाय नारी को निस्तेज आँखों मेरे शरीर पर ऊपर से घूमने लगी और जब मैंने पलंग पर लेटी उस कृशकाय नारी की निस्तेज आँखें मेरे शरीर पर ऊपर से नीचे घूमने लगी तो मेरा रोम रोम काँप उठा। तो ये है मेरी दर्शना मासी। और तभी मेरी आंखों के सामने आज से कोई 7 साल पहले मेरे घर के ड्राइंग रूम में लटकी मासी की वह तस्वीर घूम गई, जिसमें मासी नव विवाहिता वधू के रूप में शरमाई सी मासा जी से सट कर बैठी थी। और उस पर मैं और इस रूप में तो कोई साम्य नहीं है। पर उस रूप में और इस रूप में कोई साम्य नहीं। ये कैसी हालत हो गई मौसी की। जाऊं उनके पास जाकर बैठूं, ये सोचकर जैसे ही कदम बढ़ाया, मौसी का क्षीण स्वर सुनाई दिया। शून्य आंखों से देखते हुए बोली, मैं जानती थी जीजी कभी नैना को मेरे पास नहीं भेजेंगी। भेज देती तो एक बार उसे प्यार करके मन की निकाल लेती। नैना की ये जगह न जाने किसे भेज दिया। अंत समय में मुझे यूं न छालती जो उनका मन क्या बिगड़ जाता। उनकी आंखों में आंसू टपक पड़े। उन्होंने करवट लेकर मेरी ओर पीठ फेर ली। मैं जड़वत जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। बुढ़िया ने मुझे समझाया, अभी होश में नहीं है, तुम उधर चलकर खाओ पियो, सवेरे होश आने पर पहचान लेंगी। कल से तुम्हारा नाम रट रही थी। पर मेरे पाँव तो वहीं जम गए। बार बार एक ही बात दिमाग में गूंज रही थी, क्या सबने इन्हें छला ही है? मैंने एक बार कमरे में चारों ओर नज़र डाली। कमरे के धीमे प्रकाश में वहाँ की उदासी और बढ़ गई थी। कमरे की अस्त व्यस्त चीज़ों की आड़ी टेढ़ी बेडौल छायाएं दीवार पर पड़ रही थी। देखकर ही मन भय से भर उठा। उस समय मासी की हालत पर तरस कम और सबको नाराज करके यहाँ चले आने की अपनी जिद पर पश्चाताप अधिक हो रहा था। बुढ़िया मुझे दूसरे कमरे में छोड़कर चली गई। जाने कितने कितने प्रश्न आंधी की तरह मेरे मन में उमड़ घुमड़ रहे थे। माँ की बातें, मासी की हालत, घर का वातावरण, सब मेरे सामने एक अनबूझ पहेली की तरह खड़े थे। मैंने अपनी सतर्क नज़रों से इधर उधर देखना शुरू किया। एकाएक ही कोने में रखे सितार तानपुरे तबले से मेरी दृष्टि उलझ गई। ये चीज़ें कभी देखी न हो सो बात नहीं, पर यहाँ देखकर मेरे रोए खड़े हो गए। जबरदस्ती दबाई हुई मन की आशंका पूरे वेग से उभर आई। देखते ही देखते कमरे के कोने में रखे वे वाद्य यंत्र झंझना उठे। तबला ठनकने लगा, घुंघरू छनकने लगे,
और कहानी की कह-कहों से गूंज से कमरा कहानी घुंघरू छनकने लगे और कह-कहों की गूंज से कमरा भर गया। मुझे लगा मेरा सिर चकरा जाएगा। इस सब के बीच माँ की क्रोध भरी मूर्ति दिखाई देने लगी। देख नैना, उस छिनाल के घर तू मत जा। मैं मर रही तो मरने दे। मैंने तो 7 साल पहले ही उसे मरा समझ लिया। जिद करके तू वहाँ चली गई तो समझ लेना माँ तेरे लिए मर गई। मैं पसीने से तरबतर हो गई। मैंने अपने को ही समझाते हुए कहा, नहीं नहीं मेरी दर्शना मौसी, ऐसी नहीं हो सकती, ये सब गलत है। मैंने उस अदृश्य नाचती नारी के स्थान पर मौसी की वही छवि ला बिठाई जिसमें वह नव विवाहिता वधू बनकर बैठी थी। नन्ना बेटी कुछ खा लो। बुढ़िया थाली लिए मेरे सामने खड़ी थी। यहाँ अब कोई आएगा तो नहीं? रात में क्या यहाँ बहुत लोग आते जाते हैं? एक ही सांस में मैं कुछ पूछ बैठी। यहाँ अब कोई आएगा तो नहीं? रात में क्या यहाँ बहुत लोग आते हैं? एक ही सांस में मैं बहुत कुछ पूछ बैठी। रात दिन क्या यहाँ तो कभी कोई नहीं आता। जब बीवी जी की तबीयत ज़्यादा खराब होती तो मैं वैद्य जी को बुला लाती हूँ। मैंने निश्चिंतता की एक लंबी सांस ली। इच्छा हुई इस बुढ़िया से ही सब कुछ पूछ डालूं, सब कुछ जान लूं, पर भय के मारे जाने कैसी जड़ता मन में व्याप गई कि मैं कुछ पूछ ही न पाई। खाया मुझसे कुछ गया नहीं, चुपचाप लेट गई। अजनबी घर में अजनबी लोगों के बीच पड़े पड़े जाने कैसा लग रहा था। सोचा मैं क्यों चली आई। घर में सबसे लड़कर सबको नाराज़ करके यहाँ आने की अपनी जिद को मैं जैसे स्वयं ही नहीं समझ पा रही थी। मौसी जी ने अपनी ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार 4 वर्ष की उम्र में देखा था, जिनकी मुझे लेस मात्र भी याद नहीं, उनका प्रेम मुझे यहाँ खींच लाया। ये बात मन में किसी प्रकार भी टिक नहीं पा रही थी तब। शायद ये महज कौतूहल था जो मुझे यहाँ खींच लाया था। जब से होश संभाला अपनी इस मौसी के रूप गुण का बहुत बखान सुनती आ रही थी मैं। अपने जन्मदिन पर उपहार पाकर मेरे मन में यह धारणा बहुत दृढ़ हो गई कि ये मुझे बहुत प्यार करती हैं। माँ भी बराबर यही कहा करती हैं। नैना ने दर्शना का मन मोह रखा है। जब मैं 6 वर्ष की हुई तो मौसी का विवाह हुआ, पर माँ बताती हैं कि मैं ऐसी बीमार पड़ी कि कोई भी उनके विवाह में सम्मिलित नहीं हो सका। उसके बाद मौसी के विषय में तो मैं बहुत सुनती, पर ना माँ मुझे कभी वहाँ भेजती, ना मौसी को ही कभी बुलाती। जब बात समझने की अक्ल आई तो जाना मौसा जी को ऐसा रोग है कि माँ मुझे वहाँ भेज ही नहीं सकती, और मासा जी को बीमार ही हालत में छोड़कर आ नहीं सकती। धीरे धीरे ये रोग भी जैसे जीवन के दैनिक कार्यक्रम की तरह बन गया, जिसे हमने मासी का दुर्भाग्य समझकर उस पर सोचना भी छोड़ दिया। आज से करीब 7 साल पहले का वह दिन मुझे अच्छी तरह याद है, जब मौसा जी एक पत्र पाकर घर में एक अजीब सी दहशत छा गई थी। माँ बहुत रोई थी। पिताजी के समझाने पर उसने कहा था, इससे तो दर्शना मर जाती तो अच्छा था, कुल को कलंक तो नहीं लगता। इसके बाद करीब 15 दिनों तक कभी मामा जी का पत्र आता तो कभी बड़ी मौसी का। कुछ पूछने पर घर में क्रोध भरी फटकार के सिवाय मुझे कुछ नहीं मिलता। एक दिन गुस्से में आकर माँ ने ड्राइंग रूम से मौसी की तस्वीर भी उठाकर फेंक दी। उसके बाद तो मौसी का नाम तक लेना वर्जित हो गया। मैं उस समय उम्र के उस दौर से गुजर रही थी जब छोटी से छोटी बात भी मन पर बड़ा रहस्य बनकर छा जाती है, पर किसी तरह भी जान नहीं पाई आखिर मौसी ने ऐसा क्या अपराध कर डाला कि एकाएक ही वह सबके लिए घृणा की पात्र बन गई। जानती भी कैसे? माँ तो मुझे उनके नाम से ही इस प्रकार बचा बचा कर रखती, मानो उनकी छाया भी मुझ पर पड़ गई तो मेरे लोक परलोक दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। मैं माँ की इकलौती बिटिया जो थी। उसके बाद जब मेरे जन्मदिन पर मौसी जी का उपहार आया तो माँ ने साफ मना कर दिया, उसके घर की रत्ती भर चीज़ भी नहीं ली जाएगी। पर मैं अड़ गई तो माँ को झुकना ही पड़ा। जाने क्यों माँ के मुँह से जब जब छिनाल शब्द सुनकर मेरे मन की ममता मासी के प्रति और भी बढ़ गई थी। कभी कभी घंटों उनकी उस तस्वीर को, जिसे मैंने अपने पास संभाल कर रख लिया, देखकर मैं यही सोचा करती थी कि सामने बैठी ये सीधी सादी भोली भाली युवती आखिर छिनाल कैसे बनी। अतीत के इन्हीं बनते बिगड़ते चित्रों में खोए खोए कितनी रात मैंने बिता दी, मैं स्वयं नहीं जानती। उसके बाद एकाएक ही जाने कैसा आकर्षण मासी के प्रति जगा कि उठी और दबे पाँव उनके कमरे में चली गई। सोचा यदि जग रही होंगी तो उनसे बात करूंगी, कुछ इस तरह से वह मुझे पहचान जाएं।
मैं उन्हें ये बता देने को व्याकुल हो उठी कि मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। सारी दुनिया चाहे उनसे घृणा करे, पर अनजान रहकर भी मैं सदा से ही उन्हें बड़ा प्यार करती आई हूँ। मैंने ढूंढ कर जैसे तैसे स्विच ऑन किया, पर जैसे ही रोशनी में उनका चेहरा देखा, मुझे लगा जैसे बिजली मेरे शरीर में दौड़ गई। उनकी फटी आंखें, खुला मुंह देखकर मेरी चीख भी जैसे घुट कर अंदर ही रह गई। उल्टे पैरों दौड़कर कैसे मैंने बुढ़िया को जगाया, ये स्वयं मैं नहीं जानती। बुढ़िया के रोने के साथ मेरी संज्ञा लौटी तो मैं भी रो पड़ी। ये दुख का रोना था या भय का, सो मैं नहीं जानती। मृत्यु को इतने खास से देखने का मेरा पहला ही मौका था। जैसे कैसे दूसरा दिन हुआ, कुछ लोगों ने जुटकर मासी का क्रियाकर्म किया, मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ, इतना याद है, निकटतम संबंधी होने के नाते मुझसे भी कुछ कुछ करवाया गया। मैं यंत्रवत किए चली जा रही थी। मौसी का सब जब चला गया तो मैं आतंकित सी दूसरे कमरे में बैठी रही। कैसी विचित्र मौत थी, अजीब सा सन्नाटा घर में छाया था। उससे भी अधिक शून्य थे मेरे दिल दिमाग। बाहर के बरामदे में बैठी बुढ़िया धीरे धीरे रो रही थी। जाने कैसी विरक्ति मेरे मन में छा गई कि कुछ भी जानने पूछने की इच्छा नहीं रही। जो इस संसार में अब है ही नहीं, जो अपनी लज्जा और दूसरों की घृणा अपने में ही समेट कर सदा के लिए चली गई, वह उसके कर्मों का लेखा जोखा करना किसी भी तरह उचित नहीं। संध्या को जब मैंने चलने की अनुमति मांगी तो बुढ़िया ने पूछा, घर का सामान का क्या होगा? मैं भला क्या बताती। मेरे सामने चाबियों का गुच्छा फेंकते हुए उसने कहा, वह बस तुम ही को याद करती थी, इसीलिए उनके सामान की अधिकारिणी तुम ही हो। मन का सोया हुआ कौतूहल फिर जाग उठा और जाने क्या सोचकर मैंने गुच्छा उठा लिया। उनके तीनों बक्से टटोल मारे। एक बक्से में किताबें, कापियाँ, कागजों के बीच दबी एक फाइल निकली। न जाने क्यों उसे देखते ही मुझे लगा कि उसे खोलते ही नीले पीले गुलाबी सेंट से महकते पत्र निकल पड़ेंगे, जो उनके किसी प्रेमी ने उन्हें लिखे होंगे, जिनके कारण उन्हें वे इतनी लांछना सहनी पड़ी। पर जब उसे खोला तो उसमें किसी पत्रिका में से फाड़े हुए 3 पन्ने थे। एक संगीत का डिप्लोमा, कुछ पन्ने किसी डायरी के फाड़े हुए लगते थे। उन पन्नों में कहीं दवाइयों के नुस्खे लिखे थे, कहीं धोबी के कपड़े, कहीं घर का हिसाब, तो कहीं मासी के अलग अलग तारीखों के नोट थे। पत्रिका के फटे हुए पन्ने के अंतिम पृष्ठ पर चारों ओर एक मार्जिन में छोटे छोटे अक्षरों में लिखे नोट थे। मैंने ध्यान से पढ़ा। एक जगह लिखा था, यहाँ तक मेरी कहानी है। मैं जानती थी कि तुम कहानीकार हो तो अवश्य ही किसी दिन मुझे अपनी कलम से हलाल करोगे, पर इसके बाद का सारा किस्सा गलत है, इसीलिए मैं उसे फाड़े दे रही हूँ। तुम मनोवैज्ञानिक विश्लेषण देकर मेरे कुकृत्य पर पर्दा डालकर सारी दुनिया को धोखा दे रहे हो, पर मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। अपनी कलम के करिश्मे दिखाकर वाहवाही लूटने की लालसा ने ही तुम में ये सब लिखवाया है। तुम सोचते हो तुम्हारी इस दया से मैं कृत्य हो जाऊं। नहीं, मुझे किसी से दया नहीं चाहिए। ओह, ये मासी के जीवन की कहानी है। हरीश नाम के किसी लेखक की थी ये कहानी। मैं उसे एक सपाटे में पढ़ गई। हरीश, अविवाहित होना इतना बड़ा अभिशाप है, ये मकान खोजने के सिलसिले में ही महसूस हुआ। ये कहानी में हरीश शीर्षक के अंतर्गत लेखिका ने लिखा है कि अविवाहित होना इतना बड़ा अभिशाप है, ये मकान खोजने के सिलसिले में ही महसूस हुआ। आखिर 3 कमरों के एक फ्लैट में एक कमरा मिला। ये पूरा फ्लैट एक दंपति के नाम था। अब आर्थिक संकट में फंसकर उन्होंने कमरा किराए पर उठाया। 3-4 दिन में ही मैं वहाँ जम गया। भाभी मकान मालिकिन को मैं भाभी ही कहता था। बड़े अच्छे स्वभाव की महिला थी, मेरा काफ़ी ख्याल रखती थी। बच्चा उनके था नहीं, पति बीमार थे, इसीलिए एक कमरे में पड़े रहते। क्या रोग था सो मैं बहुत दिनों तक नहीं जान पाया। भाभी का सारा समय अपने बीमार पति की सेवा करने में बीतता। बड़ी लगन, बड़ी तत्परता से उनकी देखभाल करती। मुझे कभी खाली बैठा देखती तो इजाज़त लेकर मेरे पास आ बैठती। वह जो बातें करती उसमें अधिक उनके पति से संबंधित होती। क्या इलाज चल रहा, कैसे सब डॉक्टर फेल होते जा रहे हैं, आदि आदि। उस समय उनके चेहरे पर दुख की घनी छाया उतर आती, आंखें अनायास भर आती। फिर एकाएक ही वह अपने को संभाल कर कहती, 2 मिनट को आई तो अपना दुखड़ा ही ले बैठी। कैसी पागल हूँ। बिना बात ही धीमी सी हंसी सी हंसकर उनके ओंठों पर फैल जाती। एक दिन इसी तरह बातें करते करते मैंने देखा वह
हर बार एक दिन मैंने इसी तरह बातें करते करते देखा कि वह बार बार मेरे कुर्ते के बटन की ओर देख रही थी। मैंने अपने सीने की ओर देखा, बटन खुले हुए थे। मेरे सीने के घने बाल काले काले दिखाई पड़ रहे थे। एक महिला के सामने यूँ सीना उघार कर बैठने की लज्जा को ढकते हुए मैंने कहा, ये धोबी बटनों का तो कचूमर निकाल देते हैं, मुझे दे दिया होता मैं लगा देती। मुझे इतना पराया क्यों समझते हैं आप? देखिए, मैं तो बिना किसी संकोच के आपसे बाहर के अनेक काम करवा लिया करती हूँ। आपके आ जाने से बड़ी राहत मिली। मन ऊबता है तो घड़ी दो घड़ी बैठकर हंस बोल लेती हूँ, मन बहल जाता है। उसके बाद से मैंने देखा कि जब कभी मेरी अनुपस्थिति में भाभी धोबी से कपड़े लेती, बटन हमेशा नदारद। एक बार तो मुझे ऐसा भ्रम हुआ मानो किसी ने बड़ी सफाई से बटन काट दिए। पर फिर अपनी इस कल्पना पर आप ही हंसी आई। बटन कौन काटेगा भला? लापरवाह आदमी मैं बटन लगवाना भूल जाता, बाहर जाते समय जैकेट चढ़ा लेता। भाभी आती तो बहुत ढकने पर भी मेरे सीने के बाल इधर उधर से झाँका करते। वह उन्हें घूर घूर कर मुझे संकुचित करती रहती। उस दिन तो मेरी लज्जा का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, जिस दिन उन्होंने अपने नौकर को इसी बात के लिए बुरी तरह पीटा कि वह क्यों धोती को मोड़कर घुटने तक चढ़ा लेता है और कमीज के सारे बटन खोलकर बाहें उलटकर नंगा सीना नंगी बाहें दिखाता फिरता है। मैंने उस दिन ही भाभी को क्रोध करते देखा। वह गुस्से से लाल होकर कांप रही थी, चिल्लाए जा रही थी, औरतों वाले घर में काम किया है कभी या नहीं? बदतमीज कहीं के, रहना है तो तमीज़ से रहो। मुझे उनका ये अत्यधिक क्रोध समझ में नहीं आ रहा था। साथ ही ये भी लग रहा था कि वह नौकर की आड़ में मुझको तो नहीं डांट रही। उसी दिन मैंने दर्जी के पास सारे कुर्ते के बटन लगवा लिए। यूँ भाभी मेरा बहुत ख्याल रखती थी, पर उन्हें मित्रों का बहुत आना जाना पसंद नहीं था। एक दो बार मैंने ये भी देखा कि मुझे बिना सूचना दिए उन्होंने मेरी एक परिचिता को ये कहकर लौटा दिया कि मैं घर पर नहीं हूँ। मुझे बुरा लगा। फिर सोचा शायद यहाँ के लोगों के आने से इनके पति को परेशानी होती होगी। दूसरे दिन जब मेरी एक मित्र आई तो मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया ताकि बाहर किसी प्रकार की आवाज़ न जाए। करीब घंटे भर बाद वापस जाने के लिए जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, देखा भाभी दरवाजे पर ही खड़ी थी। मेरी मित्र की ओर देखती हुई वह ज़ोर ज़ोर से रोकर चिल्लाने लगी, तुम लोगों को इतनी लज्जा भी नहीं कि बगल में एक बीमार आदमी है तो ज़रा हंसी ठिठोली कम करें। दरवाज़ा बंद करने से ही क्या हो जाता है? उस लड़की से क्षमा याचना करता हुआ मैं नीचे ले गया। लौटा तो सोचा भाभी से साफ साफ बात कर लूँगा। भाभी का इस प्रकार दरवाजे पर खड़े होना भी मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन जैसे कि लौटा, भाभी ने मुझे देखते ही जोर से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। यह भी एक नई बात थी। यहाँ आने के बाद मैंने कभी उन्हें दरवाज़ा बंद करके रहते नहीं देखा। यहाँ तक कि रात को भी वह दरवाज़ा खुला रखती थी। शाम को मैं बाहर चला गया, मन का आक्रोश धुला नहीं था। रात 9 बजे लौटा तो देखा भाभी का कमरा वैसे ही बंद था। मैं उन्हीं के बारे में सोचता सोचता जाने कब सो गया। इसके बाद 2 दिन तक हमारी कोई बात नहीं हुई। उनके कमरे का दरवाज़ा भी बंद रहता। जब कभी बाहर निकलती तो देखता 2 दिन में ही चेहरा बड़ा उतर गया। आंखों से लगता जैसे बराबर रोती रही हूँ। तीसरे दिन रात 9 बजे के करीब मैं अपने कमरे में बैठा एक कहानी लिख रहा था कि दरवाज़ा धकेल कर भाभी भीतर आ घुसी। उनके लंबे लंबे बाल बिखरे हुए थे, आंखें सुर्ख थीं। उनकी ये करुण और दयनीय स्थिति देखकर मन जाने कैसा हो गया। मैं कुछ कहूँ उसके पहले वे हाथों में मुँह छिपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। अब मैं क्या करूँ? आज डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया कि इन्हें पहाड़ पर नहीं ले जाया गया तो बचना मुश्किल है। आज तो मैंने उन्हें टहलते हुए देखा था और मुझे लगता था कि उनकी तबीयत सुधर रही है। किसी डॉक्टर ने कहा सब गलत है, आप हिम्मत से काम लीजिए। नहीं नहीं, ये सब झूठी तसल्ली हैं। आज तो एकाएक ही जैसे हौसला टूट गया, हिम्मत पस्त हो गई। जिस दिन ब्याह कराई और अब तो 11 बजे तक उन्हें तरह तरह के आश्वासन देता रहा, स्नेहपूर्ण बातों से उनका मन भरमाता रहा। एक बार आवेग में आकर उन्होंने अपना सिर मेरे सीने पर टिका दिया। मैंने धीरे से हटाकर उन्हें हौसला बंधाया। थोड़ी देर बाद उठकर जब वह गईं तो ऐसी निराशा उनके चेहरे पर थी मानो जुआरी अपना सब कुछ हार गया हो।
उस दिन सच में ही वे बड़ी उद्विग्न थी, बेहद परेशान। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। बेटा लेटा तो नींद नहीं आई। बार बार भाभी का बेबस मायूस चेहरा आंखों के आगे उभर आता। आखिर जब कमरे में दम घुटने लगा तो मैं चुपचाप ऊपर छत पर चला गया, पर दरवाजे पर पहुंचकर भी ठिठक गया। देखा छत की मुड़ेर पर दोनों कोहनियाँ टिकाए भाभी शून्य भाव से सामने देख रही थी। मन बुरी तरह अकुला उठा। एक बार उचित अनुचित का ज्ञान भूलकर बड़ी जोर से इच्छा हुई कि इस रोती बेबस नारी को जाकर अपनी बाहों में भर लूं, अपने लिए नहीं, उसके संतोष के लिए, उनकी सांत्वना के लिए। लेकिन फिर ख्याल आ गया कि इस आग को भड़काने से क्या लाभ। मैं चुपचाप नीचे उतर आया। उन्हीं की बात सोचते सोचते जाने कब सो गया। रात शायद आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी। अचानक किसी के स्पर्श से चौंक उठा। आंखें खोली तो देखा भाभी मुझ पर झुकी हुई थी। पहली बात जो दिमाग में आई वह यही थी कि इनके पति चल बसे। फिर एकाएक अज्ञात भय से कांप उठा, पर भाभी की आंखों में जाने क्या था कि कहानी यहीं से फाड़ दी गई। चारों तरफ नोट लिखे थे, दर्शना। इनकी हालत दिन पर दिन गिरती जा रही है। इसके चिपके हुए गाल, निस्तेज आँखें, इनके चिपके हुए गाल, निस्तेज आँखें, कुम्हलाया पीला चेहरा और सीना देखती हूँ तो लगता है खूब रोऊं। इन्हें कैसे अच्छा करूँ कि हष्ट पुष्ट और स्वस्थ हो जाएं। मेरी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। 20/8/47 ये लेखिका ने अपनी कहानी में तारीख भी डाली है। मेरी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। जब कभी सोचती हूँ अब क्या होगा तो आंखों के आगे ऐसा अवैध अंधकार छा जाता है जिसके परे कुछ दिखाई नहीं देता। मन बड़ा टूटा सा रहता है, सब और निराशा, उदासी, न दिन को चैन न रात को नींद। विचित्र विचित्र सपने आते हैं। कल के सपने का ही क्या अर्थ हुआ भला। देखा छोटी छोटी पहाड़ियों की चोटी से जल के झरने झर रहे हैं और फिर भी आसपास कहीं हरियाली नहीं, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। कोई उस जल को पीने वाला नहीं, कोई फल फूल उस जल से खिलने वाला नहीं। विचित्र संयोग था, जल के किनारे निर्जन रेगिस्तान। जल की इससे बढ़कर और क्या निरर्थकता हो सकती है। पर यह भी कोई सपना हुआ भला। फिर अगली तारीख है 13/5/48। आज मेडिकल कॉलेज गई थी। मैंने वहाँ हड्डियों का ढांचा देखा। देखकर जाने कैसा विचित्र भय मेरे मन में समा गया। एक दहशत सी छा गई। मुझे लगा उस कंकाल ने अपने दोनों हाथ फैलाने शुरू किए, मुझे दबोच लिया। उसकी पकड़ कसती जा रही और 130 नायक खलनायक विदूषक मुझे लग रहा, जैसे कोई मेरे शरीर का रक्त सोखे जा रहा। उसके बाद शायद मुझे एक गस आ गया, क्योंकि मुझे कुछ मालूम नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। डॉक्टर कहते हैं कि मैं इतना परिश्रम ना करूं, नहीं तो मेरी भी हालत ख़राब हो जाएगी। सच ही तो है, मैं बीमार हो गई तो इन्हें कौन देखेगा। पर इस भय से मुक्ति कैसे पाऊँ। घर के जिस कोने में जाती हूँ वह कंकाल मुझे दबोचने चला जाता है, मुझे मार कर ही छोड़ेगा। अब अगली तारीख दी है 6/4/50। इस नौकर को बदलना होगा। कितनी बार इससे कहा ठीक से कपड़े पहन कर रहा करो, ये सुनता ही नहीं। सोचती हूँ नौकरानी रख लूँ, पर बाहर के काम की वजह से इसे ही रखना पड़ता है। यूँ हरीश जी के आने से कुछ सुविधा जरूर हो गई, पर उनका क्या, लेखक आदमी हैं। फिर छाती के बटन तो उनके टूटे रहते हैं। जाने क्यों ये निर्लज्जता मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। किसी की उगड़ी छाती देखकर सारे बदन में कांटे चुभने लगते हैं। अगली तारीख दी है 11/10/50। सामने वाली मेम का ये काला झबरा कुत्ता कितना प्यारा है। इसके काले बड़े बड़े बाल कैसे सुहावने हैं। जी चाहता है अपना मुंह उसके काले बालों में छिपा लूं। शाम को जब वह घूम कर आता तो कितने प्यार से मेम का हाथ चाटता, दोनों टांगे उसके कंधे पर रखकर अपना सिर उसकी छाती से लगा लेता। मेम उसके मुलायम केसों को उंगलियां डालकर सहलाया करती। ये कुत्ते भी कितने स्नेही ममतामय होते हैं। कहते हैं ये मेम इस कुत्ते को अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। मन करता मैं भी एक कुत्ता पाल लूँ, काले झबरे बालों वाला। उसके बालों में उंगलियां डालकर सहलाऊं, उसे प्यार करूं। पर कौन देख रेख करेगा उसकी। अभी तो इनके कामों से फुर्सत नहीं मिलती। कितना मन करता है नैना को अपने पास बुलाऊं, पर कैसे लिखूं, दीदी भेजेंगी नहीं। भेजे भी कैसे, इनको टीबी है और उनकी ये अकेली लड़की है। सब कुछ जानती हूँ, उसे बुलाना ठीक नहीं। फिर भी बड़ी इच्छा होती वह मेरे पास हो, मैं उसे प्यार करूँ, उसके साथ खेलूँ, उसे के साथ खेलूं, उसे अपने पास सुलाऊं। कितनी प्यारी बच्ची है।
अब अगली तारीख दी है 8/5/51। आज ऊपर गई तो विचित्र दृश्य देखा। सामने वाली मैम के कुत्ते को जाने क्या रोग हो गया, उसके बाल झड़ गए, चमड़ी में खाज भर गई। सुनते हैं मैम ने बहुत इलाज करवाया पर डॉक्टरों ने जवाब दिया। मैम एक ज़माने से उसे कितना प्यार करती थी पर अब उसे अंदर भी नहीं आने देती। आज मैंने सुना रोते रोते उसने अपने नौकर को हुक्म दिया उसे बाहर ले जाकर शूट कर दे। कुत्ता निरीह भाव से खड़ा था, मानो वह भी समझता हो इस निरर्थक जीवन को ढूंढने से कोई लाभ नहीं। वह आगे भी नहीं बढ़ा। इस गंदी बीमारी को लेकर मैम तक जाने का उसे अधिकार नहीं। ये बात भी जैसे वह समझता है। ओह, कितने कुत्ते भी कितने समझदार होते हैं। पर बात तो वह कुत्ता समझ रहा है, पर वह जाने क्यों मेरे गले नहीं उतर पा रही। जिस कुत्ते को मैम पर बात जो कुत्ता समझ रहा है वह जाने मेरे क्यों गले नहीं उतर पा रही। जिस कुत्ते को मैम इतना प्यार करती अब शूट करवा दिया जाएगा, क्या ये ठीक है? कभी लगता है ठीक है, कभी लगता है गलत है। अगली तारीख दी है 13/5/58। 4 दिन से कुत्ते की इस घटना ने मुझे पागल बना रखा। लगता है मैं सच ही पागल ना हो जाऊं। हरीश जी के पास वह लड़की आती है तो जाने क्यों मुझे जरा नहीं सुहाती। खैर मुझे क्या, कोई भी आए जाए, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ मुझे सद्बुद्धि दे, बल दे। अब तो इतनी थक गई हूँ, प्रार्थना करने की शक्ति भी जाती रही। अगली तारीख दी है 14/5/58। आज इन्होंने मुझे मारा। शादी के बाद पहली बार मैंने जाना कि इनके शरीर में अब भी इतना जोर है। इनकी बीमारी लातों ने भी मेरी कमर तोड़ दी और ये टांगें पुष्ट रही होंगी तो कितना जोर होगा इनमें। हजारों बार ही मैंने गलतियां की। कितना अच्छा होता उस समय भी ये मुझे मारते। कम से कम इतनी बड़ी गलती तो नहीं करती। मुझे मार खाने का जरा भी गम नहीं। काश इन्होंने पहले मारा होता। हरीश जी के लिए बहुत दुख है। मेरे पीछे उन्हें भी व्यर्थ ही अपमानित होना पड़ा। अगली तारीख दी गई है 15/5/58। आज इन्होंने घर से निकल जाने को भी कह दिया। आज सब जगह इन्होंने पत्र भी लिखे हैं, माँ, भैया, दीदी को। जाने क्या क्या लिखा होगा। जो मौखिक सहानुभूति आज तक मिलती आई थी वह भी बंद हो गई। शायद सब मुझसे नफरत करने लगे। फिर भी जाने क्यों मुझे ना अपने किए का दुख है ना इस दंड का। इस सब के बाद मैं स्वयं ही घर छोड़कर निकल जाती। 2 दिन आगे या पीछे विधाता जिस दंड का विधान करने वाला था वह आज ही हो गया। पर इनका क्या होगा? कोई संबंधी यहाँ झांकना भी पसंद नहीं करता। पर जो मनुष्य बिना क्षमता के केवल चाहना ही चाहना करता है उसका अंत इसके अतिरिक्त और हो ही क्या सकता। अगली तारीख दी गई है 20/7/51। आज उनकी मृत्यु का समाचार सुना। समझ नहीं पा रही क्या करूं। मेरी तो सारी भावनाएं जैसे मर गईं। मैं ही जाने क्यों जिंदा हूं। भाग्य से मुझे संगीत के पंडित जी अच्छे मिल गए। एक ज़माने में मुझे गाने बजाने का कितना शौक़ था, पर सब छूट गया। उस समय तो मात्र शौक़ था, उसे अब जीविका का साधन बनाना पड़ेगा। यहाँ स्कूल में नौकरी मिल गई। लगता है जीवन को एक राह मिल गई। सब ओर से बेसहारा होकर मैं अब जी लूँगी। आज नैना का जन्मदिन है। डरते डरते मैंने उपहार भेजा। कौन जाने रखे न रखें, पर उन्होंने रख लिया। तो क्या समझूं, दीदी आज मुझसे प्यार करती हैं। दीदी आज भी मुझसे प्यार करती हैं। ये भावना ही कितनी सुखदायी है। कोई हमें प्यार भी करता है। हरीश ने मुझ पर कहानी लिखी, पर लिखकर इतना मनोवैज्ञानिक बनाने की क्या आवश्यकता थी। यूं भी कह देता तो मैं उसे दोष नहीं देती, मूर्ख कहीं का। तो अभी आप सुन रहे थे मनु भंडारी की लिखी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।